आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एक्सप्लेनर जर्क में। इस एपिसोड में 1 मिनट का पार्ट कट हो गया है। एपिसोड के लास्ट 10 मिनट से पहले ये पार्ट कोई मेन स्टोरी का मेन प्लॉट नहीं है और इसमें इस 1 मिनट के पार्ट को ऐड करने में बहुत मुश्किल होने वाला था, इसलिए मैंने छोड़ दिया। ये मेन स्टोरी से रिलेटेड नहीं है। अब एपिसोड को स्टार्ट करते हैं और आप सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिए। इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां पर यह खत्म हुआ था। हम देखते हैं कि उस पल सुई को नहीं पता था कि आगे क्या करना है। उसे ये पता लगाना था कि वो वही लड़की है। उसे कॉल नहीं कर सकता था, ये बहुत डेंजरस था, इसलिए उसे इसे एक अलग तरीके से करना पड़ा। लेकिन कैसे? एक आइडिया उसके दिमाग में आया कि ये सभी स्टूडेंट्स एंटर करते समय एक फॉर्म फिल करते थे जिसमें उनकी सारी इन्फॉर्मेशन इंडिकेट की जाती थी, इसलिए जिसने इसे फिल नहीं किया वो एक नॉन एग्जिस्टिंग स्टूडेंट की तरह था। सुई ने मटेरियल्स के ढेर और आधे आर्काइव को खंगाला, कई घंटे सर्च करने में स्पेंड किए और फाइनली 4 स्टूडेंट्स को ढूंढ निकाला जिन्हें ये फॉर्म फिल करना था। लेकिन यही उसने पहले सोचा था। और फिर उसने एक फोल्डर देखा जिसे उसने अभी तक चेक नहीं किया था और उसमें उसे एक 5वां स्टूडेंट मिला, या कहें तो एक फीमेल स्टूडेंट। इस स्टूडेंट का नाम जानोई था। उसे 5 या उससे भी ज्यादा साल पहले ट्रांसफर किया गया था। सुई ने ये नोटिस किया और इमीडिएटली उसका फॉर्म रीड करने लगा। फॉर्म के केयरफुल एनालिसिस के कुछ मिनट बाद उसे रियलाइज हुआ कि ये पूरी तरह से फिल नहीं था, जैसे किसी ने स्टूडेंट को इंटरप्ट किया हो और उसे पूरी तरह से फिल करने न दिया हो। और उसके थॉट्स उस पल रुक गए जब पीछे से किसी ने उसके शोल्डर पर हाथ रखा और कहा कि उसने उसे ढूंढ लिया है। सुई बहुत डर गया जब उसने अपने पीछे उसी लड़की की आवाज़ सुनी, लेकिन इमोशंस में बहना और शांत बिहेव करना इम्पॉसिबल था ताकि उसे सस्पेक्ट न हो कि वो उसे अभी भी देखता है। इसलिए उसने शांति से अपनी वर्क प्लेस से उठने का डिसाइड किया। सभी फोल्डर्स को एक साथ रखा और उन्हें उनकी जगह पर रखा और फिर ऐसे चला गया जैसे वो कभी अपीयर ही नहीं हुई थी। वो उसका पीछा करती रही और लगातार उसके कान में फुसफुसाती रही कि उसने उसे देखा और सच में उसके साथ डिनर पर जाना चाहता है। लेकिन जल्द ही उसे समझ आ गया कि ये सब एक बेट है और वो बस उसे खाना चाहती थी और कुछ नहीं। जब वो सभी फोल्डर्स को उनकी जगह पर रख रहा था तब भी वो इंसिस्ट करती रही कि वो उसके साथ कहीं जाए, जैसे कि वॉक पर। इस बार सुई के लिए कंट्रोल करना मुश्किल था। ये स्पिरिट विक्टिम को बेहतर तरीके से मैनिपुलेट करना जानती थी। वो उससे बात करना और उसके साथ कहीं जाने के लिए पूछना बंद नहीं कर रही थी, लेकिन ये वर्क नहीं किया। सुई एक रॉक की तरह टिका रहा और जानता था कि उसे जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलना है, शायद वो खुद ही अनहुक हो जाएगी। जैसे ही सुई लाइब्रेरी बिल्डिंग के बाहर कदम रखा वो रुक गई और ये उसके लिए उससे भागने का एक ग्रेट चांस था जो उसने किया। ये लड़की सुई का हेडेक थी। वो एक स्पिरिट थी जो पहले कभी अपीयर नहीं हुई थी और जब ये अपीयर होती थी तो इतनी आसानी से जाने नहीं देती थी। उससे डील करना बहुत डिफिकल्ट था। सुई को बहुत ईजेड लगा जब उसने उसे छोड़ दिया। वो स्कूल में फ्रीली मूव कर सकता था। वो कॉरिडोर में इस लड़की के बारे में सोचते हुए चल रहा था। तभी अचानक उसने स्कूल के एक स्टूडेंट को देखा जो किनारे पर खड़ा था और रोता हुआ लग रहा था। उसने सुई को देखा और उससे पूछा कि उसने वो चीज़ कहाँ खो दी। सुई को क्वेश्चन समझ नहीं आया कि वो किस बारे में बात कर रहा था और उसने वहाँ क्या खोया था, इसलिए उसने उससे फिर से पूछने का डिसाइड किया। जैसे ही सुई ने फिर से पूछा, ये पर्सन मुड़ा और पता चला कि ये एक और स्पिरिट थी जिसने सुई को इतनी सिंपली एक बेनाल क्वेश्चन के लिए पकड़ लिया। वो सुई का पीछा करने लगा स्कूल के सभी कॉरिडोर्स से, उसे पकड़ने और खाने की कोशिश कर रहा था। सुई ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा, कुछ अर्जेंटली इन्वेंट करना होगा। जो लोग स्ट्रीट पर थे वे सुई को किसी से भागते हुए देख रहे थे, लेकिन वे किसी से नहीं देख रहे थे और सोचा कि वो पागल हो गया है या सच में खाना चाहता है और डाइनिंग रूम की ओर भागा। भागते हुए सुई को याद आया कि स्कूल ग्राउंड्स पर न केवल ऑर्डिनरी स्पिरिट्स या घोस्ट्स हैं, बल्कि ऐसी स्पिरिट्स भी हैं जो ह्यूमन बॉडी के अंदर बैठती हैं। और फिर ये थॉट्स अनएक्सपेक्टेडली एक वंडरफुल आइडिया में बदल गए। उसे याद आया कि स्पिरिट्स एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं और ये उसे उससे बचा सकता है। उसने अपना रूट चेंज किया और जिम की ओर भागा, जहां उसे श्योर था कि बहुत सारी स्पिरिट्स थीं जो इस वाली से कहीं ज़्यादा बड़ी थीं। जब वो भाग रहा था उसने अपने पेंटेड फेस स्किल्स का यूज़ किया ताकि स्पिरिट उसे और न देख सके और एक अपनी डॉल बनाई जिसे डिकॉय के रूप में यूज़ किया जा सके। ये स्टूपिड स्पिरिट इस ट्रिक में आसानी से फंस गई और सुई ची की फिगरीन के पीछे भागी बजाय खुद के। फिर सब कुछ बहुत सिंपल था। वो फिगर्स को कंट्रोल करते हुए जिम में भागा और चिल्लाया कि वो इस हॉल में एब्सोल्यूटली हर स्पिरिट को देखता है और चाहता है कि वे उसे खा लें। बेशक स्पिरिट्स एक स्नैक के खिलाफ नहीं थीं, इसलिए उन्होंने खुशी खुशी ऐसे स्वीट ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। जब वो पिग हेड सुई की फिगरीन कॉपी तक पहुंचा उसने उसे अपनी स्वॉर्ड से छेद दिया और खाना शुरू कर दिया। लेकिन उसने इस फैक्ट पर कंसीडर नहीं किया कि वो अकेला नहीं था। उसने उन्हें इस छोटी स्पिरिट के साथ खा लिया। सुई का प्लान वर्क कर गया। फिगरीन को डिस्ट्रॉय करने के बाद सुई को अपने चेस्ट में बहुत तेज दर्द महसूस हुआ और उसे खून की खांसी आने लगी। लेकिन वो जानता था कि ऐसी सिचुएशंस में ये नॉर्मल था, इसलिए उसे समझ आ गया कि उसे आगे क्या करना चाहिए। वो उठा
और खुद से फिर से दोहराया कि इस वर्ल्ड में कभी भी एक सेकंड के लिए भी विजिलेंस नहीं खोनी चाहिए, क्योंकि ऐसे ट्रैप में फंस सकते हैं जिससे बाहर नहीं निकल सकते। ऐसी रन के बाद सुई क्लासरूम में वापस आया, जहां उसका अगला लेसन वेट कर रहा था, लेकिन उसे एक सरप्राइज भी मिला। वही लड़की जिसका नाम उसने लिटरली आधे घंटे पहले सीखा था, क्लासरूम की लास्ट डेस्क पर बैठी थी। अब वो फिर से उसका पीछा कर रही है। जितना हो सके उतना डिस्क्रीट बिहेव करना और उसकी प्रोवोकेशंस में नहीं आना नेसेसरी था, क्योंकि मुझे उससे भागना पड़ता। फॉर्चुनेटली सुई के लिए उसने उसे नहीं देखा और शांति से बैठी थी, लेकिन सुई ने ऐसी बात सोची कि अगर वो ऑब्लिवियन की स्पिरिट है तो उसने उसे क्यों नहीं भुलाया और अभी भी उसे क्यों देखता है। अब वो एक ऑर्डिनरी स्पिरिट की तरह दिखती है, जैसे बाकी सभी। सुई ने एक आंख से देखा कि वो वहाँ क्या लिख रही थी। उसे ये जानने में बहुत इंटरेस्ट था कि वहाँ किस तरह के सिंबल्स थे। उसने उससे छुटकारा पाने के लिए मैजिक स्टोन का यूज़ न करने का डिसाइड किया, क्योंकि ऐसी छोटी स्पिरिट के लिए ये बहुत एक्सपेंसिव था। इसलिए उसने उसे एक बुद्धा बनाने का डिसाइड किया, लेकिन पहले उसे उस पर और रिसर्च करने की नीड थी। उसी दिन की इवनिंग में थिएटर के पास जहाँ टेरिबल मर्डर हुआ था, वहाँ पहले से ही पुलिस कारों का एक बंच था जो थिएटर वर्कर्स में से एक की कॉल पर पहुंची थी। उन्होंने थिएटर के पूरे टेरिटरी को एक स्पेशल येलो टेप से घेर लिया था और किसी को अंदर नहीं आने दे रहे थे। ऑफिसर करोकी, जो पूरे सिटी में एक रूथलेस डिटेक्टिव के रूप में जाने जाते हैं, जो सिटी के किसी भी कॉर्नर में क्रिमिनल को ढूंढ निकालेंगे, सीन पर पहुंचे। उन्होंने क्राइम सीन को एग्जामिन किया और थोड़ी हवा लेने और सिगरेट पीने के लिए बाहर गए, लेकिन उन्हें रेस्ट करने की परमिशन नहीं मिली। थिएटर का चीफ प्रोड्यूसर इमीडिएटली उनके पास भागा, जो उनसे इस केस पे केस न खोलने की भीख मांग रहा था, क्योंकि उनका थिएटर इमीडिएटली क्लोज हो जाएगा। प्रोड्यूसर ने उन्हें एश्योर किया कि अगर उन्होंने इस केस को कोर्ट में ले गए तो वे कई दिनों तक थिएटर के डोर्स नहीं खोल पाएंगे, और अगर उन्होंने कई दिनों तक वर्क नहीं किया तो वे इमीडिएटली क्लोज हो जाएंगे। डिटेक्टिव कोकी खुद इस केस पर केस नहीं खोलना चाहते थे, लेकिन उनके पास थिएटर में एक कॉप्स नहीं हो सकता और उसके लिए जवाबदेह न हो कि ये कैसे हुआ और इसका ब्लेम कौन है। प्रोड्यूसर लगभग अपने घुटनों पर था और उनसे इस केस को अभी क्लोज करने के लिए कह रहा था। रोंगमिंग एक एल्कोहलिक था, उसने बस बहुत ज़्यादा पी ली थी और एक एक्सीडेंट हो गया था। ऐसी ट्रिफल्स पर केस खोलने की कोई नीड नहीं है। डिटेक्टिव ने अपना हाथ उनकी ओर बढ़ाया, जिसमें वो एक मोबाइल फ़ोन पकड़े हुए था, और अगर प्रोड्यूसर ऐसा चाहते थे कि केस न खुले तो वो खुद डिप्टी कमिश्नर से बात कर सकता था और उन्हें एक आर्ग्यूमेंट दे सकता था कि केस क्यों नहीं खोला जाना चाहिए, लेकिन उसे कमिश्नर और पुलिस की परवाह नहीं थी। निर्माता को केवल एक बात की चिंता थी कि वे अपना थिएटर कब फिर से खोल पाएंगे और अपना काम जारी रख पाएंगे। इस पर इंस्पेक्टर से उन्हें एक सीधा जवाब मिला कि ऐसा तभी होगा जब शव परीक्षण, बॉडी एग्जामिनेशन के परिणाम प्राप्त हो जाएंगे और थिएटर के सभी कर्मचारियों का इंटरव्यू पूरा हो जाएगा। जब तक ये प्रक्रियाएं पूरी नहीं हुई, इंस्पेक्टर ने पुलिस अधिकारी बिशर, जो कि एक नई कर्मचारी थी, को निर्माता को सर्विलांस चेंबर में ले जाने में मदद करने के लिए बुलाया। बिशर ने खुशी खुशी इंस्पेक्टर के अनुरोध का पालन किया और निर्माता को सर्विलांस कैमरा और संदिग्धों सस्पेक्ट्स के पास ले गई। मिनट बाद बॉडी पर रिपोर्ट तैयार हो गई और सीधे इंस्पेक्टर क्रोई को दे दी गई। रिपोर्ट पढ़ते हुए इंस्पेक्टर को याद आया कि कैसे एक वर्कर ने एक सफ़ेद कोट वाली महिला के बारे में बताया था, जो क्राइम सीन पर थी लेकिन थिएटर की एम्प्लॉय नहीं थी। इंस्पेक्टर ने अपने पैर से सिगरेट बुझाई और थिएटर में सभी को अपनी सीटों पर ही रहने का आदेश दिया जब तक कि उन्हें जाने की परमिशन न मिले। थिएटर के ठीक बगल में वही महिला खड़ी थी जिसने अपने अजीब कपड़ों से सबका ध्यान खींचा था। वो ज़्यादा देर नहीं रुकी, थोड़ी देर खड़ी रही और फिर सिंक डिस्ट्रिक्ट के लिए टैक्सी बुला ली। इस बीच मिस्टर एंडरसन हेडक्वार्टर में बैठे थे और रॉनमैन से जुड़े थिएटर केस की खबर पढ़ रहे थे। वो भी हैरान थे और उन्हें लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। एक एक्टर परफॉर्मेंस से ठीक पहले ऐसे ही नहीं मर सकता। उन्होंने ये भी बताया कि इसी थिएटर में सुई भी एक इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, जो कि काफ़ी दिलचस्प था। इससे पहले कि मिस्टर एंडरसन अपना न्यूज़पेपर पूरा पढ़ पाते और कॉफ़ी ख़त्म कर पाते, उन पर पीछे से उसी महिला ने हमला कर दिया जो अभी अभी थिएटर के पास खड़ी थी। इस रहस्यमयी महिला का नाम शहाराज़ादा था। वो मिस्टर एंडरसन के इनविटेशन पर स्पेशली आई थी। वो उसे देखकर बहुत खुश हुए, क्योंकि उन्होंने मीटिंग में एक और मिस्टिक को बुलाया था, लेकिन वो सच में चाहते थे कि शहाराज़ादा पहले आए, और ऐसा ही हुआ। इसलिए उन्होंने इमीडिएटली चाय बनाई और उसे ट्रीट किया। जब शहादा ने सुना कि एल ग्रिन अभी आना बाकी है, तो वो वही मिस्टिक था जिसके बारे में एंडरसन ने बात की थी। वो बहुत खुश हुई और उसे देखने के लिए पहले से ही चाहती थी, क्योंकि वे पुराने फ्रेंड्स थे। फिर उनकी बातचीत केवल ब्रांचेस के बीच ट्रांसफ़र थी और उसने एंडरसन से पूछा कि क्या उसे ट्रांसफ़र करना चाहिए। एंडरसन ने सोचा कि उसकी ब्रांच में ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करना पहले ही बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन अगर वो पहले ही इस डोर में एंटर कर चुकी थी तो क्या डिफरेंस है। आप इसे भूल सकते हैं और इसके बारे में नहीं सोच सकते। इसलिए उसे इस फैक्ट से ही सहमत होना था कि उसके पास एक एक्सप्लोसिव कलीग होगा जिसे हम थोड़ी देर बाद देखेंगे, जिससे बाय द वे पिछली बार जब उसने बर्लिन में उसके साथ वर्क किया था तो उसे उससे एक अनफॉरगेटेबल इंजरी मिली थी, यानी एक टूटा हुआ हाथ उन टाइम्स को अच्छी तरह से याद करता है। उसके बाद वो उससे 2 साल से ज़्यादा समय तक छिपा रहा और अब वे फाइनली एक दूसरे को देखेंगे।
शाहजादा ने सावधानी से एंडरसन से पूछा कि क्या उसे नहीं पता था कि वो भी यहाँ थी, जिस पर उसे एक पॉजिटिव आंसर मिला। जैसे कि एंडरसन ने ग्रिम को बताया, किसी ने उसे ये अनप्लेजेंट न्यूज़ नहीं बताई थी। वो बहुत खुश हुई और काउंटेड ऑन ये फैक्ट कि उसने इन पिछले 2 सालों में अच्छी ट्रेनिंग ली थी, वरना उसे हॉस्पिटल से रिलीज नहीं किया जाता। जब वो इस सिटी में थी, मिस्टर एंडरसन ने मेंशन किया कि वो उससे न्यूबीज के बारे में बात करना चाहते हैं। उनके पास एक ऐसा न्यूबी है जो उतना नया नहीं है, लेकिन उसके बहुत अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स हैं, शायद उसे इसमें इंटरेस्ट हो। देर शाम हो चुकी थी और सुई ने मिस्टर एंडरसन से एडवाइस लेने और बस बात करने के लिए आने का डिसाइड किया। आज वो सच में मिस्टर एंडरसन से भूली हुई स्पिरिट्स और घोस्ट के बारे में पूछना चाहता था और उन्हें बताना चाहता था कि पिछले कुछ दिनों में उसके साथ क्या हुआ था। जैसे ही सुई मिस्टर एंडरसन से मिलने गया और हेलो कहा, उसकी आंखें तुरंत उसके बगल में बैठी लड़की पर पड़ी। वो ऑर्डिनरी नहीं थी, जैसा सुई को पहली नज़र में लगा। शारदा ने भी तुरंत एक लड़के को नोटिस किया जो उसे बहुत पसंद आया, इसलिए उसने कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश करने के लिए पहले उसे ग्रीट किया। सुई थोड़ा स्टन हो गया और मिस्टर एंडरसन से पूछा कि क्या वो टाइम पे आया है या क्या वो कल आ सकता है। मिस्टर एंडरसन ने बेशक उसे भगाया नहीं, बल्कि इसके उलट उन्हें ज्वाइन करने के लिए इनवाइट किया, इसलिए उन्होंने उन्हें इंट्रोड्यूस करना शुरू किया। पहले उन्होंने मिस शाहजादा को इंट्रोड्यूस किया। वो ब्लैक गेट के 2 मेंबर्स में से एक थीं जिन्हें उनकी ब्रांच में ट्रांसफ़र किया गया था, और फिर उन्होंने सुई को इंट्रोड्यूस किया। वो वही न्यूकमर है जिसके बारे में उन्होंने अभी बात की थी। शाहजादा अपनी टीम में इतने यंग न्यूकमर को देखकर बहुत खुश हुई और तुरंत उसके साथ मजाक करने लगी। लेकिन ऐसा लगता है कि सुई को मजाक पूरी तरह से समझ नहीं आते, लेकिन सुई फिर भी समझ गया कि शाहर मजाक कर रही थी और वो काफ़ी नाइस पर्सन है, इसलिए उसने उन्हें सपोर्ट किया और हंसा। फिर मिस्टर एंडरसन ने सोचा कि अगर शाहजादा अभी भी यहीं है तो शायद वो सुई को वेपन्स यूज़ करना सीखने में हेल्प करेगी, ताकि वो फ्यूचर में खुद ही स्पिरिट्स को डिस्ट्रॉय कर सके। सुई को मिस्टर एंडरसन की ऐसी रिक्वेस्ट समझ नहीं आई। क्या उसे सच में ऐसी ट्रेनिंग की नीड थी? क्या उसे वेपन कैरी करने की नीड होगी? एंडरसन ने उसे एश्योर किया कि ये एब्सोल्युटली नेसेसरी था, क्योंकि उसने भी गू बर्ड को देखा था और वो पायनियर चर्च के बारे में भी जानता है। इसलिए सुई को वेपन्स को बेसिक लेवल पर मास्टर करना सीखना होगा, ताकि वो किसी भी स्पिरिट को रिपेल कर सके, यहाँ तक कि एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में भी। सर एंडरसन ने बेशक एक्सप्लेन किया कि वो खुद उसे क्यों नहीं सिखा सकते थे। फैक्ट ये था कि वो वेपन्स को बहुत अच्छी तरह से नहीं जानते थे। बेशक वो उन्हें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उनका लेवल शाहर के जितना हाई नहीं है, फॉर एग्जाम्पल, इसलिए वो दूसरों को नहीं सिखा सकते। जैसा कि उन्होंने एक बार ब्लैक गेट्स के एक सदस्य को बताया था, वे कलेक्टर्स और रिसीवर्स में बटे हुए हैं। सीधे शब्दों में कहें तो कलेक्टर चीज़ें इकट्ठा करता है और रिसीवर उन्हें बेचता है। सभी रिसीवर्स का हथियार चलाने का कौशल कलेक्टर से बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए शाहजादा का स्तर बहुत ज़्यादा है और वो इस मामले में मिस्टर एंडरसन से बेहतर टीचर होगी। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो इतने युवा नवाज सुई को पढ़ाने के लिए बहुत खुश थी। उसने तुरंत सुई की शारीरिक ताकत और शरीर की मौजूदा स्थिति की जांच करना शुरू कर दिया। उसने तुरंत ये देख लिया कि वो ट्रेनिंग करता है और खेल भी खेलता है, लेकिन क्या ये उसके लिए काफ़ी होगा? उसकी शारीरिक स्थिति की जांच करने के बाद शाहदा ने उसकी एकाग्रता परखने का फैसला किया, इसलिए उसने उसे अपने करीब आने के लिए कहा, यानी डार्ट्स खेलने के लिए। शाहजादा ने उसे कई डार्ट्स दिए और अपनी पूरी एकाग्रता इकट्ठा करके बुल्स आई पर निशाना लगाने के लिए कहा। सुई अभी भी इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि वो उसकी टीचर होगी, लेकिन उसने मिस्टर एंडरसन पर भरोसा किया, इसलिए वो मान गया। सुई ने अपने लिए एक सुविधाजनक जगह ली और पहले थ्रो की तैयारी की। इस समय शहजादा ने उसे रोका नहीं और उसे सब कुछ खुद ही करने दिया। वो देखना चाहती थी कि वो हथियार चलाने के लिए कितना तैयार था। उसने अपना पहला निशाना लगाया और चूक गया, यहाँ तक कि वो निशाने से भी काफ़ी दूर था। सुई का निशाना बस ठीक ठाक था। शाहजादा ने ध्यान से देखा और इस बात पर गौर किया कि उसने तुरंत बुल्सआई को निशाना बनाया। उसकी मुद्रा और फेंकने की ताकत बहुत अच्छी थी। अगली बार उसने सुझाव दिया कि वो शूटिंग रेंज जाए, जहां वो उसे सिखाएगी कि हथियार कैसे संभालते हैं और उसे पास से लड़ाई की सामान्य तकनीकें भी बताएगी। और आज सुई आराम कर सकता है। वो बाद में शूटिंग रेंज जाने का प्लान कर रही है और सुई को बताएगी कि वे कब निकलेंगे। मिस्टर एंडरसन बहुत खुश थे कि डार्ट्स खेलने के बाद वे दोस्त बन गए थे। सुई ने तुरंत उस बारे में बात करने का फैसला किया जिसके लिए वो यहाँ आया था, यानी उनके स्कूल में ट्रांसफ़र हुए छात्र के बारे में। वो बताना चाहता था कि सुई ने पिछले कुछ दिनों में क्या सीखा था, लेकिन एंडरसन ने तुरंत उसे शांत किया और बैठने और थोड़ा और धीरे बात करने के लिए कहा। कुछ समय बाद उन सभी ने मिलकर मोनोपोली खेली और इस दौरान सुई ने ट्रांसफ़र हुए छात्र के साथ अपनी कहानी बताई, यानी वो छात्र जिसे उसने उसका नाम जानने के बाद देखा था। वो कहानी के अंत तक पहुंचा और रुक गया। मिस्टर एंडरसन ने उसे ध्यान से सुना और अपने मन में कहा कि उन्होंने इस पर पहले भी चर्चा की थी, और मिस्टर एंडरसन ने उसे बायोग्राफी पढ़ने की सहमति दी थी, क्योंकि ये सब कुछ जानने और किसी जाल में न फंसने का सबसे सुरक्षित तरीका था। बहुत ही दिलचस्प। काफ़ी देर हो चुकी थी और थिएटर के पास अभी भी पीले कागज़ के टुकड़े लटक रहे थे, जिसका मतलब था कि अंदर जाना मना था। हालांकि लोगों का इंटरव्यू लेकर उन्हें घर भेज दिया गया था।
ऐसा लगता है कि अब थिएटर में कोई भी जीवित नहीं है, लेकिन क्राइम सीन पर सब कुछ इतना शांत नहीं था। हरे रंग का कोट पहनी हुई एक लड़की ने वहां जाने और जितना हो सके उतना जांच करने का फैसला किया। उसने जमीन पर कुछ अजीब से चिन्ह बनाना शुरू कर दिया। ऐसा लगता है कि वो वहीं पर कोई जादुई अनुष्ठान करना चाहती है। ये क्या हो रहा है? लेकिन उसका प्लान काम नहीं आया, क्योंकि वो वहां अकेली नहीं थी। 9 सिर वाली महिला अभी भी उस थिएटर में थी और उसे यकीन था कि अपराधी हमेशा अपराध की जगह पर वापस आता है, इसलिए उसने अंत तक इंतजार किया। जब उसका चेहरा नकाब से ढका हुआ था तो उसे सुरक्षित महसूस हुआ, इसलिए उसे इस बात की चिंता नहीं हुई कि उसे देखा जाएगा। उसने इस लड़की से पूछताछ करना शुरू कर दिया कि उसने इस एक्टर की जान क्यों ली। लड़की ने तुरंत बहाने बनाना शुरू कर दिया और कहा कि उसने कुछ नहीं किया, बल्कि वो यहाँ बस इसलिए आई थी क्योंकि वो यहाँ कुछ चीज़ें भूल गई थी। महिला को यकीन था कि ये लड़की किसी न किसी तरह से अपराध में शामिल थी और रोंगमिंग की मौत शराब से नहीं हुई, बल्कि किसी ने उसकी मदद की थी। जैसा कि पता चला, वो थिएटर के एक्टर्स में से एक थी, सेंसी से एक जवान लड़की। इसलिए 9 सिर वाली महिला ने तुरंत उस पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया और उसने लड़की की एक भी बात पर यकीन नहीं किया। लेकिन महिला ने ऐसा यूं ही नहीं किया था, क्योंकि उसके पास एक खास उपहार था जिसका इस्तेमाल उसने रोंगमिंग के साथ किया था। उसने कॉफ़ी बनाई और उससे बात की, इसलिए उसे अपराध की सारी जानकारी थी। यानी इस लड़की ने रोंगमिंग को नशे की हालत में एंटीबायोटिक्स की ज़्यादा खुराक कैसे दी। ये कहानी सुनकर लड़की का चेहरा पीला पड़ गया। उसे ये कैसे पता चल सकता था? वो तो मर चुका है, और उसे ये कौन बता सकता था? 9 सिर वाली महिला एक बेहतरीन फॉरेंसिक एक्सपर्ट थी, इसलिए वो जिंदा लोगों की तुलना में मुर्दों से बात करने में कहीं ज़्यादा माहिर थी। इसलिए उस पल वो लड़की के इकबालिया बयान का इंतजार कर रही थी। वो जानना चाहती थी कि लड़की ने ऐसा क्यों किया। क्या उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो उसके लगातार उत्पीड़न को अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, या फिर कोई और वजह थी जिसके कारण उसने ऐसा किया? 9 सिर वाली महिला आगे बढ़ी और लड़की के विचारों में झांकने लगी। हालांकि उसके पास ऐसा कोई उपहार कभी नहीं था, लेकिन आज उसने लड़की को देखा और जानती थी कि उसने ऐसा क्यों और कैसे किया। इसलिए उसने पूछा कि क्या इसका शिंटो से कोई लेना देना था, वो युवा अभिनेता जिसे रोंगमिंग की जगह लेनी थी। लड़की की शांति तुरंत गायब हो गई और उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। उसने महिला को यकीन दिलाया कि वो यहाँ किसी भी चीज़ के लिए दोषी नहीं है। अब महिला को पूरी तरह से यकीन हो गया था कि वो यहाँ शामिल था और उसी ने उसे ये अपराध करने के लिए उकसाया था, और वो उससे बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो उसके साथ चली गई। लेकिन लड़की ने इससे इनकार किया और कहा कि रोंगमिंग ही हर चीज़ के लिए दोषी था। उसने बताना शुरू किया कि हर बार जब रोंगमिंग मंच पर जाता था तो वो अब थिएटर नहीं बल्कि एक सर्कस होता था, जिसमें एक लगातार नशे में धुत जोकर होता था जो सब कुछ खराब कर देता था। ये अनुचित था, क्योंकि शिंडो को इस किरदार के लिए बनाया गया था। उसने इस किरदार के लिए दिन रात लगातार रिहर्सल की थी। उसने इसमें बहुत कुछ लगाया था, लेकिन बदले में उसे सिर्फ खालीपन मिला, इसलिए उसने ये अपराध उसके लिए किया। क्या वो सच में सोचती है कि अगर रोंगमिंग अब थिएटर में नहीं है तो शिंडो उसकी जगह लेगा और इस किरदार को निभाएगा? लड़की ये बात उस महिला के बिना भी समझ गई थी। मामला रोंगमिंग के साथ नहीं था, बल्कि इस बात के साथ था कि सीओ को बचपन में वोकल कॉर्ड्स स्वर रज्जू की सूजन का पता चला था। इस वजह से अगर वो भविष्य में अपनी आवाज़ पूरी तरह से खोना नहीं चाहता तो वो पूरी क्षमता के साथ प्रदर्शन नहीं कर पाएगा जैसा कि ज़रूरी था। उसका करियर पहले ही खत्म हो चुका है। उसने दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और वो फिर कभी मंच पर नहीं जाएगा। और इस शराबी की वजह से उसे एक बार भी उस अद्भुत एहसास का आनंद लेने के लिए मंच पर जाने का मौका नहीं मिला। लेकिन महिला को यकीन था कि यह कानून तोड़ने और अपराध करने का कोई कारण नहीं था। उसने इसे अपने फ़ोन पर रिकॉर्ड किया और सोचा कि लोग कितने कमज़ोर प्राणी होते हैं। जैसे ही आप उन्हें थोड़ा भावनात्मक बनाते हैं और पूछते हैं कि उन्हें ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा किस बात से तकलीफ हुई है, वे तुरंत हार मान लेते हैं। लड़की रोई और नहीं जानती थी कि आगे क्या करना है, हालांकि उसे यकीन था कि उसने सब कुछ सही किया था। ये उसके लिए था। शिंडो को पक्का यकीन था कि इस थिएटर और उसके बेवकूफ़ और आलसी मैनेजर्स ही हर चीज़ के लिए जिम्मेदार हैं, जिन्होंने सीओ को खुद को दिखाने का एक भी मौका नहीं दिया, और रोंगमिंग ने उसके करियर को बर्बाद कर दिया, बस उसके स्टेज पर परफॉर्म करने के सपने को ही खत्म कर दिया। लड़की घुटनों से उठी और कहा कि वो उन सबको इसके लिए सबक सिखाएगी, और अगला नंबर थिएटर प्रोड्यूसर का था जो रोंगमिंग को कवर कर रहा था। उस औरत ने उसे शांत किया और उसे यकीन दिलाया कि उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अचानक लड़की ने अपनी जेब से एक चाकू निकाला और अपना हाथ काट लिया और चिल्लाया कि उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, क्योंकि फरिश्ते उसे बचाएंगे और उसका शुरू किया हुआ काम खत्म करने में उसकी मदद करेंगे। उसका खून काला हो जाता है और उस तस्वीर पर टपकने लगता है जो उसने उस औरत के डरने से पहले बनाई थी। उसी पल कहीं से कोई बोलने लगा और कमरे की रोशनी सुनहरी हो गई। ये क्या हो रहा है? जमीन के नीचे से एक फरिश्ते की बहुत बड़ी मूर्ति निकली। ऐसा लगता है कि लड़की खुद भी नहीं समझ पाई कि उसने इस प्राणी को कैसे बुलाया और ये इतना विशाल होगा। ये मूर्ति पत्थर की बनी थी जिसे सुनहरे रंग से सजाया गया था, और ये साफ नहीं था कि ये कैसे हुआ और ये मूर्ति क्यों रो रही है।
जब वो औरत ये सब देख रही थी तो उसके अंदर सब कुछ सिकुड़ रहा था और कहीं नीचे की ओर खींच रहा था और एक बहुत ही मजबूत पवित्रता का एहसास भी हो रहा था। यह आंसुओं का एक महान फरिश्ता था जिसे लड़की ने उन लोगों के खिलाफ लड़ाई में मदद करने के लिए बुलाया था जो उसे बदला लेने से रोकना चाहते थे। वो घुटनों पर थी और इस फरिश्ते से इस थिएटर में जमा हुई सारी गंदगी को साफ करने और शिंडो की परेशानियों के लिए जिम्मेदार सभी लोगों को खत्म करने के लिए कहा। वो औरत ध्यान से ये तस्वीर देख रही थी और समझ गई कि ये फरिश्ता इतना अच्छा नहीं है और उसे जितनी जल्दी हो सके भाग जाना चाहिए क्योंकि वो कुछ भी अच्छा नहीं लाएगी। जैसे ही वो मुड़ी, दरवाज़ा खोला और भागने लगी, उसने एक बहुत तेज़ आवाज़ सुनी जैसे कुछ टूट गया हो। उसी पल उसने अपना सिर घुमाया और देखा कि इस फरिश्ते ने उस बेचारी लड़की की खोपड़ी तोड़ दी थी और उसे भी नहीं बख्शा। ये मूर्ति मदद करने नहीं आई थी, ये सब कुछ खत्म करने आई थी। ये सब देखकर वो औरत दहलीज से टकराकर ड्रेसिंग रूम के ठीक बगल में ज़मीन पर गिर गई और ये विशाल मूर्ति तुरंत उसके पास आ गई जो उसके साथ भी वही करना चाहती थी जो उसने लड़की के साथ किया था। वो औरत पहले ही मेडिकल यूनिवर्सिटी में थी जहां वो मूर्ति से सुरक्षित थी, लेकिन उसे बहुत बुरा लग रहा था। क्या इस राक्षस से मिलने के बाद कोई साइड इफ़ेक्ट होते हैं? उसने पहले कभी ऐसा महसूस नहीं किया था। उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा था, जैसे वो फट रहा हो और उसका गला जल रहा था। यह असर इस वजह से हुआ था क्योंकि उसकी गुड़िया टूट गई थी और ये एक तरह का साइड इफ़ेक्ट था। जैसा कि उसे याद है, उसने गुड़िया की जान बचाने के लिए इस मूर्ति से भागने की कोशिश की थी, इसलिए वो बिना रुके भागी और उसी समय सड़क पर निकलने का प्लान बनाया। ऐसा लगता है कि वो कामयाब हो गई। वो बाहर भागी और उससे दूर हो गई, लेकिन ये सब पहली नज़र में ही था जब तक कि उसने पहाड़ से आते हुए एक आवाज़ नहीं सुनी। उसने ऊपर देखा और एक विशाल मूर्ति को अपनी तरफ उड़ते हुए देखा जो पूरी तरह से आग में थी और वो सच में उसे खत्म करना चाहती थी। ऐसा ही हुआ, उसने गुड़िया से संपर्क खो दिया और साइड इफ़ेक्ट से दूर रहते हुए उसे थोड़ा सहना पड़ा। लेकिन जैसा कि मिस्टर ट्रूथ ने उसे बताया, गुड़िया को 3 दिनों में ठीक हो जाना चाहिए, इसलिए वो इतनी परेशान नहीं थी। लेकिन इस मूर्ति के साथ आगे क्या करना है? उस औरत के साथ एक अविश्वसनीय घटना भी हुई क्योंकि उसकी गुड़िया मर गई थी। इसलिए जब वो एक के बाद एक गिलास पानी पी रही थी तो उसे इस पागल भागने का हर एक पल याद आ रहा था। यहाँ तक कि विनाश के बाद इतना समय बीत जाने के बावजूद भी उसे उस मूर्ति की हर हरकत याद थी और ये कि वो लगातार रो रही थी। हालांकि ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, वो आंसुओं की देवी है। उसने देखा कि जब वो उसे देखती थी तो मूर्ति हिलती नहीं थी, लेकिन जैसे ही वो दाएं या बाएं कोई भी हरकत करती थी तो मूर्ति जिंदा हो जाती थी और उसकी हरकतों का पीछा करने के लिए बहुत तेज थी। इसलिए उसने ऐसे वार किए कि उसने देखे भी नहीं और उनसे बचना लगभग नामुमकिन था। बेशक उस औरत ने इस कानून की मदद से कई बार उसे चकमा देने की कोशिश की, लेकिन वो कभी कामयाब नहीं हुई क्योंकि उसे देखना बंद करने के बाद उसकी हरकतें बहुत तेज थीं और नतीजतन उसने उसे पकड़ लिया और ख़त्म कर दिया। वो किचन में खड़ी थी और सोच रही थी कि उसे गुड़िया को वापस लाना होगा और ऐसा करने के लिए उसे इस गुड़िया का फिजिकल शरीर वापस लाना होगा। किसी भी मामले में उसने अपना मोबाइल फ़ोन भी इस थिएटर में खो दिया था जिसमें इस मामले में पर्याप्त सबूत थे और अब उसे ये सब कैसे वापस मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ उसे खुशी थी कि वो गुड़िया की जगह पर नहीं थी क्योंकि वो पक्का मर जाती, उसके पास बचने का मौका भी नहीं होता। फिलहाल उसने थिएटर में वापस न जाने का फैसला किया क्योंकि वहाँ एक प्राणी था जिसे वो अकेले नहीं संभाल सकती थी, इसलिए उसे एक और प्लान बनाने की ज़रूरत थी। उसे इस बात की चिंता थी कि ये मूर्ति शायद वहाँ से कभी ना निकले और हमेशा के लिए वहीं रहे और उसे उससे फिर से मिलने के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन वो मदद के लिए किसके पास जा सकती है? उसे जितनी जल्दी हो सके कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि अगर कल लोग बाहर जाते हैं और इस पत्थर की मूर्ति को देखते हैं तो ये उन्हें बहुत नुकसान पहुंचा सकती है और इससे बचना था। वो औरत पूरी किचन में घूमती रही और बस ये नहीं समझ पा रही थी कि क्या करे। वो पुलिस के पास नहीं जाएगी क्योंकि वे जाहिर तौर पर वहाँ उस पर विश्वास नहीं करेंगे और अगर वो किसी और को इसके बारे में बताती है तो वो मिस्टर एस्टेना के साथ अपना राज तोड़ सकती है। लेकिन वो ये भी नहीं दिखा सकती थी कि उसने कुछ नहीं देखा, इसलिए उसने सबको बताने और खुद को उजागर न करने का एक तरीका खोजा। तो उसने एक नोट लिखने का फैसला किया और उसे किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जो इसे हल कर सके। उसने सब कुछ विस्तार से बताया और कोई भी बात नहीं छुपाई। उसने इस आत्मा या भूत की कमज़ोर कड़ी के बारे में भी लिखा और उसे सच में उम्मीद थी कि वो इसे व्यर्थ नहीं कर रही थी और ये निश्चित रूप से मदद करेगा। इसके तुरंत बाद 9 सिरों वाली औरत इस थिएटर में दिखाई दी। एक चूहा पकड़ने वाला भी इस थिएटर में आया जिसने इस भयानक मूर्ति को भी देखा और अब उसे अपनी क्षमताओं पर इतना यकीन नहीं था। मूर्ति ने उसे देखा और उसे भी खत्म करना चाहा जैसा उसने उस औरत की गुड़िया के साथ किया था, तो वो उसे खोजने चली गई। जैसे ही उसने थिएटर के सभी कोनों में देखना शुरू किया, उसने सचमुच सभी कोने देखे, लेकिन वो चूहे के जाल को कभी नहीं ढूंढ पाई। ये आंखों का मामला था। चूहा पकड़ने वाला जितना लगता था उससे कहीं ज़्यादा चालाक था और उसे हमेशा कम आंका जाता था। इसलिए स्थिति में कोई भी ये अनुमान नहीं लगा सकता था कि वो बस अपने असली रूप एक छोटे चूहे में बदल जाएगा और बस मूर्ति से भाग जाएगा। सुई के लिए सुबह बहुत अच्छी नहीं थी।
वो फ़ोन से उठा, जो मैसेज की संख्या और आखिरकार कॉल से फट रहा था, तो वो अब इसे और नज़रअंदाज नहीं कर सका। उसे मिस्टर एंडरसन का फ़ोन आया, जो जानना चाहते थे कि सूची कैसा था, जो काम उसने उसे ट्राम थिएटर में करने के लिए सौंपा था। सुई तो बिस्तर से कूद गया क्योंकि उसे लगा कि कुछ प्लान के हिसाब से नहीं हो रहा है और वहाँ कुछ हुआ है। मिस्टर एंडरसन ने उसे थिएटर के एक अभिनेता रॉन्ग मिंग की मौत के बारे में फ़ोन किया, लेकिन सुई को यकीन था कि ये मैकबेथ का श्राप था। बेशक एंडरसन ने इस थ्योरी को खारिज नहीं किया, लेकिन उन्होंने सुई को बताया कि आज रात एक और अपराध हुआ और एक और व्यक्ति की मौत हो गई। सुई ने सुबह से इसकी उम्मीद नहीं की थी, तो उसने मिस्टर एंडरसन से फ़ोन न काटने और उसके समाचार की जांच करने और उसे कम से कम कुछ जवाब देने तक इंतज़ार करने के लिए कहा। लेकिन इंटरनेट पर सभी समाचारों को देखने के बाद सुई को वहाँ कुछ भी नहीं मिला, तो उसने मिस्टर एंडरसन से पूछा कि क्या हुआ था और उन्हें इसके बारे में कैसे पता चला, जिस पर मिस्टर एंडरसन ने जवाब दिया कि यह पता नहीं है कि पुलिस को किसने पत्र भेजा था, जिसमें उसने अपराध के सभी विवरणों के बारे में बताया था, जिसमें रोंग मी के बारे में भी बताया गया था। सूची को इस थिएटर से जुड़े कई सवाल थे और उसी पत्र में क्या लिखा था, लेकिन मिस्टर एंडरसन ये सब फ़ोन पर नहीं बता सके, तो उन्होंने उसे आज रात उनसे मिलने के लिए बुलाया, जहां उन्होंने सब कुछ विस्तार से बताया। हम उसे बताएंगे। सुई मिस्टर एंडरसन से मिलने के लिए मान गया और बिस्तर में लेटकर इस थिएटर और उस व्यक्ति के बारे में सब कुछ याद किया जिसने ये पत्र भेजा होगा। सूची के दिमाग में एक बात आई कि शायद एक 9 सिरों वाली औरत और एक चूहा ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों ऑकल्ट आर्ट्स के बारे में कुछ भी जाने बिना इतना शोर कैसे मचा सकते थे। लेकिन ये सब बहुत दिलचस्प और मनमोहक था। सुई को यह बहुत पसंद आया कि इस थिएटर का इतिहास कैसे विकसित हुआ। ऐसी मज़ेदार सुबह के बाद सुई सबक के लिए स्कूल गया। वो क्लास में बैठा था और ध्यान से सुन रहा था कि टीचर उन्हें कब बता रही थी कि उनके सभी विषयों में मिड टर्म एग्जाम होंगे, तो उसने उन्हें बहुत अच्छी तरह से तैयारी करने की सलाह दी, क्योंकि जो लोग इस परीक्षा को पास नहीं करेंगे उन्हें इस साल सांस्कृतिक शाम में जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। सुई को अपनी क्षमताओं पर यकीन था और वो जानता था कि वह निश्चित रूप से इस परीक्षा को पास कर लेगा, क्योंकि उसने इस दुनिया में आने के बाद से एक भी क्लास नहीं छोड़ी थी। लेकिन उसे इस बात की चिंता थी कि उसे अभी भी इस परीक्षा से पहले कुछ करना था, लेकिन वो क्या था। उसके विचारों को किसी ने रोका, जिसने किताबें उसके नाक के ठीक सामने रख दी और सुई को थोड़ा डरा दिया। ये सियन शाह थी, जो उसके पास ये सुझाव देने के लिए आई थी कि वे इस हफ्ते एक स्टडी मीटिंग करें। सुई को याद आया कि हर सेमेस्टर वो एक स्टडी मीटिंग के लिए उसके पास आती है, क्योंकि वो अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं करती है, तो जल्दी ही वो उसे परीक्षाओं के लिए तैयार करता है। यही वो याद नहीं कर पा रहा था। वो उसके सामने खड़ा था और उसे पता नहीं था कि उसे क्या जवाब देना है। वो इसके बारे में पूरी तरह से भूल गया था, लेकिन वो मान नहीं सकता था, क्योंकि वो जानता था कि वो असल में कौन थी। सुई बेशक मान सकता था, लेकिन अगर वो एक सामान्य लड़की होती, लेकिन वो एक आत्मा है और इतनी डरावनी भी है, इसलिए वो ऐसा नहीं कर सका। उसे ये पता लगाने की ज़रूरत थी कि वो इस शाम को क्यों नहीं कर सकता था। उसने जोर दिया कि वो उसे कम से कम कुछ जवाब दे और सिर्फ चुपचाप खड़ा होकर उसे न देखे, लेकिन सुई ये पता नहीं लगा पा रहा था कि वो आज स्टडी इवनिंग में क्यों नहीं जा पाएगा। जब वो सोच रहा था तो एक और आवाज़ सुनाई दी। ये उसी भूत वाली लड़की की आवाज़ थी जो सुई को जाने नहीं दे रही थी। वो भी चाहती थी कि वो उसके ग्रेड बढ़ाए और वो परीक्षा में सफल हो। सुई ये नहीं समझ पा रहा था कि वो अचानक उनकी बातचीत में क्यों आ गई, वो ऐसा क्यों कर रही है। वे दोनों उसके सामने खड़े थे और बारी बारी से उससे पूछ रहे थे कि उनके लिए कब आना बेहतर होगा, और वो उन्हें क्यों नज़रअंदाज कर रहा था। सुई बस अंदर से फट रहा था। वो बहुत गुस्सा था और ये नहीं समझ पा रहा था कि ये लड़की यहाँ क्या कर रही थी। शियाई के साथ सब कुछ कमोबेश साफ था, लेकिन क्यों अचानक उस अज्ञात छात्रा की आत्मा बातचीत में क्यों शामिल हो गई? उसका इन सब से क्या लेना देना है? सुई बस शांत आवाज़ में इतना ही कह पाया कि उसके घर पर कुछ दिक्कतें हैं, इसलिए वो इस बार ज्ञान की शाम का आयोजन नहीं कर पाएगा। लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि उसकी आत्मा शियाई उस पर शक कर रही है और सोच रही है कि वो उसे देख सकता है, इसलिए मना करने का कोई रास्ता नहीं था। उसे कुछ और सोचना पड़ा, इसलिए उसने अपनी बात जारी रखी और कहा कि उन्हें कोई ऐसा दिन चुनना चाहिए जब वो पूरी तरह से खाली हो, जैसे कि वीकेंड। शनिवार एक बहुत अच्छा विकल्प है। शियाई बहुत खुश हुई कि वो मान गया और उसे अच्छा खाना लाने का वादा किया ताकि वे एक साथ पढ़ाई कर सकें, और वो अज्ञात लड़की की आत्मा बस शियाई के सारे वाक्य दोहरा रही थी। सुई को बस यकीन नहीं हो रहा था कि वो मान गया। उसके घर पर पहले से ही 2 आत्माएं हैं और 2 और आ जाएंगी। ये तो किसी भुतहा घर की शाम की तरह हो गया है। शाम हुई और सुई मिस्टर एंडरसन से ब्लैकगेट ब्रांच में मिलने गया। जब सुई अपार्टमेंट में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि एक काला सूट पहने आदमी एलिस के लिए चाय डाल रहा था और वे दोनों गर्मा गर्म बहस कर रहे थे। उसने अंदर जाके सबको नमस्ते किया और मिस्टर एंडरसन ने तुरंत उसे उनके साथ शामिल होने के लिए कहा।
वो उसे कुछ बहुत महत्वपूर्ण बताना चाहते थे। आज वो काला आदमी जितना हो सके उतना दोस्ताना था और सुई के कहने से पहले ही उसके लिए चाय डाल दी। पहली बार सुई को आश्चर्य हुआ कि हैटर किस तरह का प्राणी है। मिस्टर एंडरसन ने उसे बताया कि वो एक गुड़िया है, लेकिन कभी कभी वो एक सामान्य इंसान की तरह व्यवहार करती है। ये बहुत अच्छा था, लेकिन अब काम की बात शुरू करने का समय था और मिस्टर एंडरसन ने अभी से शुरू करने का प्रस्ताव दिया। उन्होंने थिएटर में हुए अपराध के बारे में बात शुरू की। जैसा कि पता चला, इस मामले के बारे में नई बातें सामने आई थीं, जिनकी जानकारी उन्हें एक खास चैनल के जरिए दी गई थी। जैसा कि मिस्टर एंडरसन को बताया गया था, इस थिएटर में एक नया प्राणी आया है, कोई आत्मा नहीं बल्कि एक तांत्रिक प्राणी जो वहां जो चाहे कर रहा है। सुई को समझ नहीं आया कि वो क्या कह रहे हैं, इसलिए मिस्टर एंडरसन ने उसे तस्वीरों का उदाहरण दिखाने का फैसला किया। उन्होंने ये समझाना शुरू किया कि आज रात वहां आंसुओं का एक फरिश्ता दिखाई दिया। जैसा कि एंडरसन ने समझाया, ये आत्माओं और भूतों पर तांत्रिकों के काम का एक अचानक साइड इफेक्ट है, जिससे ऐसे प्राणी बन जाते हैं जिन्हें नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। किसी को नहीं पता कि ये कैसे हुआ और कोई भी इसे फिर से दोहरा नहीं पाया है, लेकिन ये प्राणी दुनिया में आ गए हैं और अब हमारे बीच मौजूद हैं। सुई ने मिस्टर एंडरसन द्वारा दिखाई गई सभी तस्वीरों को ध्यान से देखा और समझ नहीं पा रहा था कि अगर ये कोई आत्मा या भूत नहीं है तो ये क्या है, फिर इससे कैसे निपटा जा सकता है। एलिस ने बातचीत में दखल दिया और सुई को बताया कि तांत्रिक स्कूलों में जब वे शुरुआती लोगों को सिखाते हैं तो वे इन आंसुओं के फरिश्तों को सचेत प्राणी कहते हैं, क्योंकि वे एक खास विशेषता में भिन्न होते हैं। जब आप उन्हें देखते हैं तो वे रुक जाते हैं और हिलते नहीं हैं। जैसे ही आप अपनी आंखें दूसरी तरफ करते हैं, वो जल्दी से प्रतिक्रिया करता है और देखने वाले की गर्दन तोड़ देता है। जब से वे पहली बार दुनिया में आए, बहुत से लोग मर गए और इन लोगों के अनुयायियों ने अपने काम को सारांशित किया। इन प्राणियों को खत्म नहीं किया जा सकता है, उन्हें केवल पकड़ा और बंद किया जा सकता है, लेकिन किसी साधारण जेल में नहीं, क्योंकि वो आसानी से भाग जाएगा। इसलिए उसे एक विशेष रूप से सुसज्जित कक्ष की आवश्यकता है। सुची को एक बहुत ही अप्रिय बात का एहसास हुआ कि ये प्राणी नियंत्रण से बाहर हो सकते हैं और फिर उन्हें रोकना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये सबसे बुरी बात नहीं है, बल्कि ये है कि एंडरसन के अनुसार ब्लैक गेट क्लब के पास अब इन प्राणियों को रखने के लिए विशेष कंटेनर नहीं है। रुकी हुई सांसों के साथ सूची ने खुद को दोषी ठहराना शुरू कर दिया। उसे लगा कि 9 सिर वाली औरत और सफ़ेद चूहा ही इन सब के लिए जिम्मेदार हैं। वे बस चाहते थे कि वो जान जाए कि क्या हो रहा है, और बस यही। लेकिन उन्होंने आंसुओं के फरिश्ते की कहानी खत्म नहीं की। उन्होंने जारी रखा। पता चला, इन फरिश्तों के साथ दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वे प्रजनन कर सकते थे। अगर उनकी कोई लिखित तस्वीर, फोटो, वीडियो या यहाँ तक कि आईने में भी उनका प्रतिबिंब कहीं आ जाए तो ये सभी क्रियाएं उनकी संख्या बढ़ा देंगी। आज के ज़माने में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। इसलिए मिस्टर एंडरसन ने इस बात पर जोर दिया कि फरिश्तों की किसी भी तस्वीर को उनके अस्तित्व में आने से पहले ही नष्ट कर देना चाहिए, वरना वे एक के बाद एक कई गुना बढ़ जाएंगे और फिर उन्हें पकड़ना नामुमकिन हो जाएगा। तो अब सुई को समझ आया कि अगर फरिश्ता थिएटर से बाहर निकल गया तो हर कोई उसे फिल्माना और उसकी तस्वीरें लेना शुरू कर देगा। इस तरह उसे प्रजनन करने का मौका मिल जाएगा, जिसके बहुत ही गंभीर परिणाम हो सकते हैं। मिस्टर एंडरसन ने सुई को बीच में ही रोकते हुए कहा कि जो बुद्धिमान प्राणी प्रजनन कर सकते हैं और बहुत आक्रामक भी हैं, वे परमाणु हथियारों या वायरस से भी बदतर हैं। इसलिए थिएटर में जो कुछ भी हो रहा है वो अब तुम्हारा काम नहीं है सुई, ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। इसलिए मिस्टर एंडरसन ने शाहजादा को वहां भेजा है। वो प्राणी को थिएटर में तब तक रोकने की कोशिश करेगी जब तक कि उनके द्वारा ऑर्डर किया गया विशेष डिब्बा यहां नहीं पहुंचा दिया जाता। सुई को इस विचार से बहुत राहत मिली कि दुनिया में ब्लैक गेट्स जैसे संगठन हैं जो लोगों को जादुई दुनिया के खौफ से बचाते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। लेकिन मिस्टर एंडरसन अभी खत्म नहीं हुए थे। उन्होंने सुई को केवल इस मामले का विवरण बताने के लिए नहीं बुलाया था। वो उससे उस गुप्त व्यक्ति के बारे में मामला लेने के लिए कहना चाहते हैं जिसने ये पत्र पुलिस को भेजा था। हमें इस व्यक्ति को ढूंढना होगा। जैसे ही सुई ने अपने हाथों में पत्र लिया, उसने जाने पहचाने प्रतीक देखे और तुरंत समझ गया कि यह पत्र किसने लिखा है। ये उसका परिचित 9 सिरों वाला आदमी था, तो उसके चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई। मिस्टर एंडरसन ने कहा कि ये पत्र उन्हें पुलिस ने एक रहस्यमयी व्यक्ति से सौंपा था, जिसने कहा था कि वो श्राइन नंबर 89 से है, ताकि एंडरसन ने सोचा कि ये कोई नया गुप्त संगठन है। उन्होंने किताब में थोड़ा खोजा और कुछ पाया। इस पत्र पर जो प्रतीक दर्शाया गया था वो गुप्त प्रतीकवाद के कुछ तत्वों से मेल खाता है। यानी इसका मतलब था कि ये पश्चिम आने की किताब में 9 सिरों वाले प्राणी के चित्र से जुड़ा हुआ था। उन्होंने सुई को यह भी याद दिलाया कि ये सब अज्ञात भगवान लूडो के आसपास की हाल की घटनाओं से संबंधित हो सकता है, जिसके बारे में हर कोई इंटरनेट पर इतना फैला रहा था। सुई ने ध्यान से सुना कि मिस्टर एंडरसन उसे क्या बता रहे थे और खुद को आश्वासन दिया कि किसी भी हालत में ब्लैकगेट क्लब को उसकी बाहरी गतिविधियों के बारे में और जानने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसलिए सुई ने जानबूझकर ऐसे सवाल पूछे जो विषय से संबंधित नहीं थे। उदाहरण के लिए सर काटने के संगठन के बारे में, जिस पर मिस्टर एंडरसन ने नकारात्मक जवाब दिया और उसे आश्वासन दिया कि वे यहाँ किसी काम के नहीं हैं।
यह एक और प्राचीन संगठन होना चाहिए। सुई को प्राचीन संगठन की बात समझ नहीं आई क्योंकि उसने इसे तो हाल ही में बनाया था, फिर ये प्राचीन कैसे हो सकता है। मिस्टर एंडरसन ने उसे समझाया कि उन्होंने एक विशेष अनुष्ठान किया और ब्लैक गेट क्लब के एक विशेष अंग, भविष्य बताने वाले घर की मदद से यह पता लगाना चाहा कि इस संगठन की जड़ें कहाँ से आती हैं। लेकिन परिणामों से पता चला कि यह संगठन इस दुनिया का नहीं है, इसलिए वह कुछ भी नहीं ढूंढ पाया। सुई को इस पर प्रतिक्रिया देना नहीं आता था, तो उसने बस मुस्कुरा दिया, ये दिखावा करते हुए कि उसे कुछ समझ नहीं आया। एलिस ने बातचीत में दखल दिया और कहा कि भविष्य बताने के ये परिणाम गलत नहीं थे जहां तक वो बता सकती थी। ये एक पागल समय का दरार था जिसे सभी पास टाइम्स के रूप में जानते थे, इसलिए उनका मानना है कि ये संगठन अतीत से है, बहुत दूर के अतीत से। सुई अपनी हंसी और नहीं रोक सका। वे ऐसा क्या कह रहे हैं? उसके सिर में अभी बहुत सारी बेवकूफ़ी भरी जानकारी आ रही है क्योंकि वो बस अपने भविष्य के लिए कुछ अतिरिक्त लाइनें बनाने की कोशिश कर रहा है। अतीत से कौन सा संगठन? वे किस बारे में बात कर रहे हैं? सुई को हंसना बंद करने के लिए क्या करना है ये नहीं पता था, तो एंडरसन ने पूछा कि क्या वो ठीक है। एलिस को तो लगा कि हैटर की चाय ही जिम्मेदार है, वो खराब हो गई होगी। अब उन छोड़े हुए शहरों के बारे में एक कहानी होगी जिनमें हजारों सालों से कोई नहीं रहा है। एक दिन दुनिया के सबसे मजबूत रहस्यवादियों में से एक ने वहां का दौरा किया और अपने बुलाने का अनुष्ठान करना चाहा। उसने पूरे शहर के चारों ओर अनुष्ठान के लिए एक विशाल चित्र बनाया और उसे करने के लिए तैयार था। उसका चेहरा एक राक्षस के चेहरे जैसा था जो अभी अभी नर्क से बाहर आया हो। उसके चारों ओर एक हवा चल रही थी जो केवल दुख ला रही थी, और आज उसने स्पष्ट रूप से कुछ बहुत अच्छा नहीं करने का प्लान बनाया था। उसने अनुष्ठान के लिए अपनी तैयारी खत्म कर दी और उसे लागू करना शुरू कर दिया। तभी अचानक उसे पीछे से एक आवाज़ ने टोक दिया जिससे वो बहुत गुस्सा हो गया। जब उसने अपनी आंखें घुमाईं तो उसने एक आदमी को देखा जो उसकी राय में काफ़ी अजीब तरह से कपड़े पहने हुए था, लेकिन इसने उसे खुद को महान ऋषि लिनविल के सत्य और ज्ञान के प्रचारक के रूप में पेश करने और राक्षस का अभिवादन करने से नहीं रोका। इससे उसे थोड़ा मज़ा भी आया, तो उसने उससे पूछा कि वो यहाँ क्या कर रहा है और क्या उसे लगता है कि पृथ्वी के केंद्र में गोता लगाना इतना मज़ेदार काम है और क्या वो यहाँ रहना चाहता है। उसने उसे अभी के लिए जिंदा छोड़ दिया क्योंकि उसने अभी अभी एक कीमियाई संरचना बनाई थी जिसका उपयोग वो अब करने जा रहा था, जो उसे अगली दुनिया में जाने में मदद करेगी। तो उसने उसे बस इंतजार करने के लिए कहा। लेकिन ये आदमी यहाँ खत्म होने नहीं आया था। उसके पास एक स्पष्ट प्रस्ताव था जिसकी कीमत राक्षस को केवल 3 ऋषि पत्थर चुकानी होगी। सुई को बहुत आसानी हुई और उन्होंने बातचीत जारी रखी और सुई ने पूछा कि ये पास टाइम्स क्या हैं जिनके बारे में वे बात कर रहे हैं। एलिस ने सुई को इस अवधारणा के बारे में बताना शुरू किया, तो उसने मुख्य बात से शुरू किया कि अगर रहस्यवादी के पास पर्याप्त गहराई प्रतिरोध नहीं है तो कोई मन और शरीर पर नियंत्रण के एक आसान नुकसान के बारे में बात कर सकता है। सुई ने मिस्टर एंडरसन से पूछा कि क्या वो अपने विशाल एंकर के साथ नियंत्रण खो सकता है, जिस पर मिस्टर एंडरसन ने जवाब दिया कि जोखिम मौजूद हैं और ब्लैक गेट क्लब के साथ काम करने के मामले में वे और भी बढ़ जाते हैं। एलिस ने अपनी कहानी जारी रखी क्योंकि जैसा कि उसने सब कुछ विस्तार से बताने के लिए कहा था, उसे मूल बातों से शुरू करना पड़ा। तो उसने हैटर से उसे ऊपर की शेल्फ से एक किताब लाने के लिए कहा, जो उसने खुशी खुशी किया। उसने सुई को वही दोहराया जो वो पहले से ही जानता था, गुप्त दुनिया के त्रिकोण के 3 किनारों के बारे में जो मिस्टिक्स, थिंकर्स और प्रोटेक्टर्स थे। और अब गुप्त दुनिया के 3 पत्थरों के बारे में बात करने का समय था, या बल्कि उन 3 रास्तों के बारे में जो रहस्यमय दुनिया की शुरुआत के स्रोत की ओर ले जाते हैं। ये ऐसा था जैसे सुई एक पल में सोफे पर बैठा था और कहीं भी उड़ गया जहां एलिस चाहती थी, जो उसे ये 3 रास्ते दिखाना चाहती थी। इन 3 रास्तों को गेट ऑफ ट्रूथ, गॉड्स कंस्ट्रक्शन और गॉड्स की कहा जाता था, और साथ में इन्होंने दुनिया में एक ही जादुई रास्ता बनाया। कई सालों से थिंकर्स और मिस्टिक्स का मानना रहा है कि अगर वे गेट के दूसरी तरफ जाने में कामयाब होते हैं तो वे स्रोत को ढूंढ पाएंगे। विचार ये था कि इस दरवाजे का दूसरी तरफ एक व्यक्ति के सच्चे रूप को दर्शाता है, और ये दरवाज़ा इन लोगों के शरीर में सभी जीवन ऊर्जा को निर्देशित करता है, इसीलिए हर कोई उन्हें ढूंढना चाहता था। सुई को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो अभी क्या सुन रहा था। क्या ये सच था, और क्या किसी ने कभी इस दरवाजे को ढूंढा था? सौभाग्य से अभी तक किसी ने इस जादुई दरवाजे को नहीं ढूंढा है, लेकिन इस दुनिया में शब्दों के आने के साथ हर मिस्टिक और थिंकर्स ने अपनी तरह के दूसरों के बीच इस कथा को फैलाया, और फिर उनमें से हर किसी ने इस दरवाजे को ढूंढने का सपना देखा। लेकिन हमारे समय में हमारे पास ऐसे बहुत से कट्टर मिस्टिक नहीं बचे हैं, तो सुई तुम इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो, हम आज इसके बारे में और बात नहीं करेंगे। आज एलिस ने खुद गेट ऑफ ट्रूथ पर अधिक ध्यान केंद्रित करने का प्रस्ताव दिया। फिर उसने उस नक्काशी के बारे में बात करना शुरू किया जिससे ये गेट बनाया गया था, जिसे जादुई दुनिया में जीवन का पेड़ कहा जाता है, जो ब्रह्मांड के निर्माण के लिए एक ब्लूप्रिंट है। उत्पत्ति के 10 बिंदु रहस्यमय ज्ञान की एक प्रणाली का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसमें ब्रह्मांड के निर्माण के सिद्धांत का संक्षेप में उल्लेख किया गया है।
तो प्राचीन मिस्टिक्स इस प्रणाली पर निर्भर थे और 10 आदिम स्कूल बनाए जो बदले में दुनिया भर में और छोटे स्कूलों में विभाजित हो गए, लेकिन सभी ज्ञान अभी भी इन पहले 10 स्कूलों से आता है। सुई का सिर जानकारी के ऐसे प्रवाह से पहले से ही घूम रहा था और वो समझ नहीं पा रहा था कि यहाँ क्या हो रहा था और क्यों, तो उसने बस सब कुछ मान लिया। इसलिए एलिस ने आगे बात करना जारी रखा और उसे अल्केमी स्कूल का उदाहरण दिया, जिसमें पूरी दुनिया में ज्ञान की सबसे बड़ी और सबसे आधिकारिक प्रणाली है, क्योंकि ये प्राचीन स्कूल ऑफ रीजन का उत्तराधिकारी है। ब्लैक गेट्स की गुप्त ज्ञान की प्रणाली किंगडम की प्रणाली से उत्पन्न होती है, यानी उनका मानव ज्ञान और अनुष्ठानों के काम करने के तरीके की समझ से आंशिक संबंध है। सुई अब और बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने एलिस से एक बार फिर पूछा कि भविष्य बताने वाला घर क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों है। जैसा कि वो खुद समझती है, भविष्य बताने वाला घर सभी रहस्यमय स्कूलों को इतनी गहराई तक खोजता है कि वो स्कूल या संगठन के पहले स्रोत को पहचान सके, और एकमात्र गुप्त संगठन जिसे समझा नहीं जा सकता है और जो 10 प्रणालियों के बाहर है, या जिसे वे पास्ट टाइम्स कहते हैं। तब सुई को आश्चर्य होने लगा कि वो पास्ट टाइम्स किस तरह का था। तब एलिस ने उसे समझाना शुरू किया कि अगर वो समय के रहस्य का अध्ययन करना शुरू करता है तो उसे बहुत सारे विवरण मिलेंगे जो उसे दुनिया के समय के तर्क में नहीं देखने चाहिए। ये छोटे विवरण छोटे परिणाम छोड़ जाते हैं जिन्हें हम पहले से ही देख सकते हैं। इस स्पष्टीकरण के इस चरण में सुई को कुछ भी समझ नहीं आया और ऐसा लगता है कि वो कुछ भी समझना नहीं चाहता था। सब कुछ बहुत मुश्किल और समझ से बाहर लग रहा था। एलिस ने किताब बंद कर दी और जहां वे अभी थे वो भ्रम भी गायब हो गया। क्या इस किताब की मदद से ऐसे भ्रम पैदा करना संभव है? और फिर एलिस सुई के लिए एक परी कथा बताना चाहती थी जो उसे निश्चित रूप से पसंद आएगी। सुई काफी हैरान था जब उसने सुना कि वो उसे एक परी कथा बताने जा रही थी, और उसने देखा कि उसने उस पर नियंत्रण खोने से बचने के लिए जानकारी को कैसे स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया। ये दिलचस्प था। उसने अपने छोटे पर्स से एक बहुत छोटी घड़ी निकाली। ये एक ऐसी घड़ी थी जिससे वो समय के प्रवाह को रोक सकती थी। इसे रिलीजन में टी पार्टी का प्रभाव कहा जाता था, एक बहुत ही अजीब नाम। इस रिलीजन को लागू करने के बाद कमरे में सब कुछ बिल्कुल जम गया, यहाँ तक कि मिस्टर एंडरसन भी, जो उस पल अपनी चाय पी रहे थे। लेकिन सुई नहीं, जिसे उसने जानबूझकर छोड़ा था। उसने उसे समझाया कि उसने समय को रोक दिया ताकि वो उससे सापेक्ष सुरक्षा में बात कर सके, ताकि वो नियंत्रण न खोए और सब कुछ बताने का समय मिल सके। इसमें केवल 3 मिनट लगेंगे, तो सुई को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। एक समय पर सुई बस पानी के नीचे गोता लगाने लगा और एलिस की आवाज़ सुनने लगा, लेकिन वो उसे देख नहीं पाया। उसने उसे बताया कि भविष्य में कभी ऐसे राक्षसों का एक समूह होगा जिनकी जीवन शैली अभी की तुलना में बहुत बेहतर होगी, और वे उन लोगों को खाएंगे जो अभी मौजूद हैं। उसने आगे कहा कि भविष्य में कोई और लोग नहीं होंगे, वे सब खाए जाएंगे और ख़त्म कर दिए जाएंगे। उनकी जाति खत्म हो जाएगी और राक्षस भी ग्रह पर ज़्यादा समय तक नहीं रहेंगे, क्योंकि वे भी खुद को भोजन के बिना पाएंगे और अंततः गायब हो जाएंगे। राक्षस इस समस्या को समझते हैं तो वे वहां के लोगों को खाने और अपने अस्तित्व को जारी रखने के लिए रास्ते पर जाते हैं, लेकिन उन्होंने इतिहास को पार नहीं किया और मानवता की शुरुआत में वापस नहीं लौटे। उन्होंने महसूस किया कि अगर वे ऐसा करते हैं तो वे भी अपने भोजन का स्रोत खो देंगे। इसलिए इस अवधि के दौरान अधिकांश राक्षस डूबने लगे और फिर उन्होंने देखा कि उन्हें अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए लोगों को खाने की ज़रूरत नहीं है। विश्वास और डर समान प्रभाव प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उस समय मानव की मांग कम थी। इसलिए डूबने से पहले जो एकमात्र राक्षस जीवित बचे थे, उन्होंने लोगों को प्रजनन करने के लिए एक रहस्य बनाया, उस दिन का इंतजार करते हुए जब उन्हें फिर से जगाया जाएगा। अधिकांश समय के छेद जो एलिस ने अपने जीवन में देखे थे वे अतीत में लौट रहे राक्षसों का परिणाम थे, तो कहानी का हिस्सा बाहर गिर जाता है और हम ऐसे टुकड़ों को पास्ट टाइम्स कहते हैं। आखिरी शब्द के बाद सुई को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे गहराई तक खींच लिया हो ताकि वो पूरी तरह से समझ सके कि वहाँ क्या कहा जा रहा था। उसके चारों ओर एक आवाज़ थी जो उसे लगातार बता रही थी कि उसे और गहराई में गोता लगाने की ज़रूरत है, कि गहराई बहुत कम थी और सुई ये नहीं समझ पा रहा था कि क्या हो रहा था और उसकी एंकर लाइनें कहाँ विभाजित थीं जिसे ऐसे तेजी से गोता लगाने से रोकना चाहिए था। उसकी लाइनें एक के बाद एक कटने लगीं। वो पागल हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है? उसका गोता लगाना बेरोक टोक जारी रहा। उसका दिमाग अब काम नहीं कर रहा था और उसकी चेतना बंद होने लगी। वो आवाज़ जो लगातार उससे बात कर रही थी, उसने उसे अपनी समझ खोने के बिंदु तक लगभग ला दिया था, और उसके पास नियंत्रण खोने और एक आत्मा में बदलने के संकेत थे जो सबसे नीचे है, उससे बात कर रहा है। और वो सुई को इस जाल में फंसाता है, क्योंकि सुई सच में सब कुछ जानना चाहता है, इस दुनिया के सभी रहस्यों के बारे में जानना चाहता है, और ये केवल तभी किया जा सकता है जब वो अंत तक डूब जाए। सुई की चेतना पूरी तरह से बंद हो गई। उसके पास केवल एक स्मृति बची थी, और उसके दिमाग पर पूरी तरह से उस आत्मा ने कब्जा कर लिया था जो उसमें बैठी थी, और उसका शरीर बस नीचे चला गया और अब और नहीं लड़ा। अचानक उसने ब्लैक गेट के मुख्यालय में आंखें खोली और आवाज़ गायब हो गई। वो अब इसे नहीं सुनता और वो अब नहीं डूबता। ये क्या था?
उसे क्या हुआ था? उसने अपने हाथ पर एक बैंगनी बादल देखा जो धीरे धीरे उसमें से बाहर निकल रहा था और इसने उसे बहुत डरा दिया। वो चिल्लाने लगा। एलिस ने इस पागलपन को रोका और अपनी छोटी हाथ की आत्मा को वापस ले लिया। उसने सुई से ऐसी प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं की थी। वो उससे नाराज थी कि उसने अपने शरीर पर नियंत्रण लगभग खो दिया था और डूब गया था, लेकिन सुई कम आक्रामक नहीं था। उसने उससे इसकी उम्मीद नहीं की थी। जैसे ही उसने आवाज़ सुनी वो तुरंत डूबने लगा और इसने उसे बहुत डरा दिया। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि उसके साथ सब कुछ ठीक है। वो उसे समझ गई कि यह बहुत खतरनाक और बहुत डरावना था, लेकिन उसने ऐसा केवल उसके भविष्य के लिए किया क्योंकि एक बार किनारे के नुकसान के नियंत्रण का प्रयास करना दिमाग के लिए एक बहुत ही उपयोगी अभ्यास है। हालांकि यह अनुभव बहुत खतरनाक है। सुई सब कुछ समझ गया और उसका धन्यवाद किया, तो उसने एलिस को किताब वापस रखने में मदद करने का फैसला किया, लेकिन उसने मना कर दिया। लेकिन अगर वो चल नहीं सकती तो वो इसे कैसे वापस रखेगी? वो शांति से सोफे से उठी और उसे वापस रखने के लिए बुकशेल्फ की तरफ गई। सुई ने इसकी उम्मीद नहीं की थी। उसे यकीन था कि वो चल नहीं सकती थी और उसे लगातार हैटर की मदद की ज़रूरत थी, लेकिन उसने उसे समझाया कि वो केवल तब तक चल सकती है जब तक ये 3 मिनट चल रहे हैं। जब वे खत्म हो जाएंगे तो उसके पास ऐसा कौशल नहीं रहेगा और उसे फिर से एक व्हीलचेयर पर भले ही एलिस उन 3 मिनटों के दौरान चल सकती थी, जिस ऊंचाई पर यह किताब थी वो उसके लिए कम नहीं थी, तो सुई की मदद की अभी भी ज़रूरत थी। सुई द्वारा किताब वापस रखने के बाद ठीक उसी समय 3 मिनट खत्म हो गए और आसपास सब कुछ अपनी जगह पर लौट आया। मिस्टर एंडरसन ने अपनी चाय पीना जारी रखा जैसे कुछ हुआ ही न हो, और हैटर ने किताबों को छांटना जारी रखा। लेकिन मिस्टर एंडरसन ने सुई से पूछा कि बातचीत कैसी रही इससे पहले कि वे बोल सकें। एलिस ने सुई को बीच में रोक दिया और कहा कि बातचीत उतनी अच्छी नहीं रही जितनी उसने योजना बनाई थी। पास्ट के बारे में सुनने के बाद वो लगभग अपना दिमाग खो बैठा और एक भूत में बदल गया। मिस्टर एंडरसन ने एलिस के सभी शब्दों को दोहराया कि मन पर नियंत्रण खोना बहुत खतरनाक है, क्योंकि आप एक राक्षस बन सकते हैं और कभी भी मानव शरीर में वापस नहीं लौट सकते, लेकिन ये अनुभव उसके लिए बहुत उपयोगी है क्योंकि वो अब ऐसी ही स्थिति में बिना मदद के सामना कर सकता है। उन्होंने उसे चेतावनी देना जारी रखा और उसे याद दिलाया कि एंकरों के बीच एक बड़ा अंतर है, कुछ मदद कर पाएंगे और दूसरे नहीं, तो उसे स्वतंत्र रूप से स्थिति और उस गहराई को नियंत्रित करना चाहिए जिस पर वह है, क्योंकि ये सब बहुत खतरनाक है। अगले हफ्ते उन्होंने सुई को उनके पास आने का सुझाव दिया। वो उसे किंगडम सिस्टम्स किताब की एक प्रति देंगे जिसके बारे में एलिस ने उसे बताया था। सुई इस तरह के प्रस्ताव से बहुत प्रभावित हुआ, तो बेशक वो मान गया, लेकिन क्या ये फाउंडेशन किताब से अलग है? एंडरसन ने आश्वासन दिया कि बेशक वे अलग हैं, क्योंकि हर स्कूल का मुख्य रहस्य ताकि वास्तव में मूल प्रणाली के ज्ञान को लिख सकें। ब्लैक गेट के सदस्यों को भी प्रभावी ढंग से सीखने के लिए एक निश्चित योगदान देना होगा, लेकिन सुई के पास लगभग कोई योगदान नहीं था, तो उसने सोचा। मिस्टर एंडरसन ने उसे आश्वासन दिया कि उसकी घूल बर्ड के खिलाफ लड़ाई में उसका योगदान और गुप्त संगठन नवासी की उसकी नई जांच स्कूल में आवेदन करने के लिए पर्याप्त से अधिक होनी चाहिए। एंडरसन ने एक बार फिर उसे याद दिलाया कि जांच का क्या मतलब है, जब सुई को केवल सबूत खोजने चाहिए और किसी भी मामले में खुद को खतरे में नहीं डालना चाहिए। सुई समझ गया कि उसे कैसे काम करना चाहिए। उसे बस 9 सिरों वाली औरत से पूछना था कि वहां क्या हुआ और सब कुछ करना था ताकि किसी को पता न चले। मिस्टर एंडरसन द्वारा सुई को एक नया काम दिए जाने के बाद से कई दिन बीत गए हैं और तब से कुछ भी नहीं हुआ है। सब कुछ शांत रहा और कोई नया अपराध नहीं हुआ। थिएटर को पीली टेपों से ढका गया था और किसी को भी वहां जाने की अनुमति नहीं थी, तो सब कुछ और भी वैसा ही रहा। उन्होंने सभी नज़दीकी सड़कों को बंद कर दिया और इस क्षेत्र में खतरे के बारे में चेतावनी दी। जब सुई सोच रहा था कि आगे क्या करना है और क्या करना है, तो उसे शाहजादा से उसके फ़ोन पर एक संदेश मिला जिसने उसे बताया कि उनका प्रशिक्षण तब तक स्थगित कर दिया गया था जब तक कि वो आंसुओं के फरिश्ते से निपट नहीं लेती। यहाँ वो फैसला है जो सुई के दिमाग में खुद आया। वो स्थानांतरित हुई छात्रा के मामले की जांच करेगा। सुई लंबे समय से उसके पूर्व सहपाठियों से संपर्क करना चाहता था, लेकिन सभी संपर्क विवरण अभिलेखागार में बंद थे और केवल जीन के पास चाबियां थीं, और सुई सच में उसके पास जाना नहीं चाहता था, लेकिन अन्यथा उसे ये डेटा नहीं मिलेगा, तो उसे खुद से होकर जीन से चाबी मांगनी पड़ेगी। तो वो उस क्लास में आया जहां वो पढ़ रहा था और अपने एक सहपाठी से उसे बुलाने के लिए कहा। उसके सहपाठी ने पूरी क्लास में चिल्लाया कि सुई जीन से मिलने आया है और उसे देखना चाहता है, जैसे कि किसी और को इसमें दिलचस्पी हो। तियान जीन स्कूल काउंसिल का अध्यक्ष था, तो ये आश्चर्य की बात नहीं है कि उसके पास अभिलेखागार की चाबियां थीं। तियान जीन बहुत हैरान हुआ जब उसने सुई को देखा जो उससे बात करने आया था। ऐसा बहुत कम होता है और अधिक सटीक रूप से ये शायद पहली बार है, तो वो बहुत उत्सुक था कि सुई उससे क्या चाहता था। तियान जीन के सहपाठी बहुत सक्रिय लड़कियां हैं और अक्सर अपने ही मामलों में दखल देती हैं, इसीलिए सुई उसके पास जाना नहीं चाहता था। अकेले बात करना बहुत मुश्किल था। तियान जीन क्लासरूम से बाहर आया और पहले उसने बात शुरू की।
उसने पूछा कि सुई को उससे क्या चाहिए, जिस पर सुई ने अभिलेखागार की चाबी मांगकर जवाब दिया। लेकिन तियानजीन को यह अनुरोध समझ नहीं आया, सुई के पास ये चाबी आखिर क्यों है। लेकिन सुई द्वारा उसे ये समझाने के बाद कि वो अभिलेखागार से कुछ दस्तावेजों के बारे में और जानना चाहता है, जीन ने बिना किसी समस्या के उसे चाबी दे दी। ये सुई की उम्मीद से आसान था। उसने मजाक में भी कहा, क्या जीन चिंतित है कि सुई ये चाबी ले लेगा और कुछ बुरा करेगा। लेकिन जवाब में उसने सुना कि तियानजीन उस पर भरोसा करता है, लेकिन उसे इस पर काम करने के बाद चाबी वापस करनी होगी। सुई बहुत खुश था क्योंकि उसे वो मिल गया जो वो चाहता था, और जैसा उसने सोचा था उस तरह के बहुत मुश्किल तरीके से नहीं। तो सुई ने स्कूल क्लब के अध्यक्ष को उसकी मदद के लिए धन्यवाद दिया और अभिलेखागार की खोज करने के लिए दौड़ा। सुई ने उस शाम अपने रहस्यमय सहपाठियों के संपर्कों के लिए अभिलेखागार की खोज में दिन बिताया। उसने उन्हें फ़ोन करके उसके बारे में जानकारी मांगी। अजीब बात है, किसी को ज़्यादा याद नहीं था सिवाय दो के, जिन्होंने उसे एकांत प्रिय, अक्सर बीमार और अनुपस्थित बताया जब तक कि वो क्लासों से पूरी तरह से गायब नहीं हो गई। सुई ने सोचा कि छात्रा को धमकाया गया था, जैसा कि सर काटने के चक्र के वीडियो क्लिप में दिखाया गया था, और उसने छत से छलांग लगा दी थी। और दूसरी ओर उसके सहपाठी कहते हैं कि वो स्कूल नहीं आई थी, तो अब वो एक लड़की की तरह है, क्योंकि वो अक्सर बीमार रहती थी तो वो अक्सर क्लासों से अनुपस्थित रहती थी जब तक कि उसने उन पर चलना पूरी तरह से बंद नहीं कर दिया। इस तरह सुई इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अगर यह किंवदंती झूठी है तो किसी ने इसे जानबूझकर गढ़ा है, और इसे सुलझाने का एकमात्र तरीका लड़की की मौत का असली कारण पता लगाना है, न कि वो जिसे दूसरे थोपने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब विचारों से सुई को सिरदर्द होने लगा, तो उसने टहलने और कुछ ताज़ी हवा लेने का फैसला किया। जब सुई टहल रहा था तो उसने उस जगह पर जाने का फैसला किया जहां उसका एक छोटा मंदिर खड़ा था, और जब वो उस बक्से के बगल में खड़ा था जिसमें वो पड़ा था, तो सुई ने सोचा कि क्या वो यहाँ लोगों से बहुत छिपा हुआ है। हालांकि मंदिर अभी भी आम लोगों के लिए अदृश्य है, और जो इसे देखते हैं उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कहाँ है। अगर उन्हें सच में इसकी ज़रूरत है तो वे इसे ढूंढ लेंगे। सुई ने अपने अग्नि कौशल के साथ इस बक्से में अपनी कुछ और मूर्तियां जोड़ने का फैसला किया, ये देखने के लिए कि ये मंदिर उसे कितने नए सदस्य ला सकता है। सुई द्वारा सभी अनुष्ठान करने और सभी काम करने के बाद वो एक अलग रास्ते से घर लौट रहा था, और उसकी आंखें अप्रत्याशित रूप से एक अज्ञात दुकान पर पड़ी जिसे उसने पहले नहीं देखा था। वो ये देखने के लिए करीब आया कि इसमें क्या बेचा जा रहा था, और उसकी सांसें जम गईं। उसने वहां क्या देखा? सुई को अतीत के युगों की चीज़ों वाली एक दुकान मिली। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि उनमें से कुछ तो महंगी संग्रहों की वस्तुएं भी थीं, जैसे मिस्टर एंडरसन के पास नहीं है। वो बहुत देर तक खड़ा रहा और अंदर झांका, उम्मीद कर रहा था कि उसे कुछ और दिलचस्प दिखेगा। ये अजीब था कि ऐसी दुकान सामान्य रूप से काम कर रही थी, क्योंकि अब अधिकांश दुकानें संगीत या वीडियो से संबंधित कुछ बेचती हैं। सुई इतनी ध्यान से खिड़की से देख रहा था कि उसके सामने एक लड़की दिखाई दी, जिसने एक अजीब मुखौटा पहना हुआ था और उसके लंबे बाल थे। ये कौन है? फिर से परफ्यूम? लेकिन ये बस एक साधारण लड़की थी जिसने सुई को थोड़ा डराने के लिए ये मुखौटा पहना था। उसका नाम यूगो था। वो इस अजीब दुकान में एक सेल्स वुमन थी, और सुई के पीछे इस दुकान का मुख्य प्रबंधक कहीं से भी प्रकट हो गया, जिसने विनम्रता से उसका अभिवादन किया और सामान चुनने में उसकी मदद की पेशकश की। लेकिन सुई को वे बिल्कुल पसंद नहीं आए। उसने सोचा कि वे डाकू थे और अब वे उसे पीटेंगे, इसलिए उसने जितनी जल्दी हो सके वहां से भागने का फैसला किया। सुई ने विनम्रता से जवाब दिया कि वो बस गुजर रहा था और कुछ भी खरीदना नहीं चाहता था। जब सुई चला गया तो मुख्य प्रबंधक और यूगो ने आपस में चर्चा की कि वो किसी तरह अजीब था और एक साधारण स्कूली लड़के जैसा नहीं था, कि उसमें कुछ अलौकिक था। यूगो ने दुकान बंद कर दी और ये जांच करने का फैसला किया कि ये लड़का असल में कौन है, तो उसने अपने फ़ोन पर एक पूरी लाइब्रेरी खोली और ये बहुत रोमांचक लग रही थी। वो सुई के खाते पर सभी जानकारी की जांच करना चाहती थी, तो उसने डेटाबेस में उसे ढूंढने के लिए कुछ राशि का भुगतान किया। उसने उसे ढूंढ लिया और वहां जानकारी थी कि वो 17 साल का था और एक मिस्टिक था। वो पहले से ही जानती थी कि यूगो हैरान हुई जब उसने देखा कि वो ब्लैक गेट से था, क्योंकि उसने उनके बारे में बहुत समय से नहीं सुना था, और अब उन्होंने फिर से काम करना शुरू कर दिया था। उसे समझ नहीं आया कि ब्लैक गेट क्लब के लोग यहाँ क्या कर रहे थे, तो उसने गुप्त रूप से सब कुछ जांचने और सब कुछ पता लगाने के लिए सुई का पीछा करने का फैसला किया, लेकिन उसने उसे अपनी नज़रों से खो दिया। लेकिन उसने एक अजीब बक्सा देखा जिसमें से एक अजीब रोशनी निकल रही थी, जिसने उसे बहुत दिलचस्पी दी। तो वो यह देखने के लिए करीब आई कि वहाँ क्या था। पल सुई मेट्रो में था और उस दुकान के बारे में सोचते हुए थोड़ी देर के लिए सो गया था, जिसे उसने अपने छोटे मंदिर के पास देखा था। यहाँ अप्रत्याशित रूप से एक छोटे मंदिर ने उसके लिए काम किया और उसे ये समझने में मदद की कि कोई उसके पास था। क्या किसी ने उसे इतनी जल्दी ढूंढ लिया? सुई ने ध्यान केंद्रित किया और अपनी चेतना को उस बक्से में से एक मूर्ति में स्थानांतरित कर दिया ताकि वो देख सके कि आखिर किसने इसे ढूंढा। सुई ने दुकान की उसी लड़की को देखा जिसने उसे डराया था, लेकिन वो यहाँ क्या कर रही है?
क्या उसे सच में एक छोटे मंदिर में दिलचस्पी है? लड़की इस मंदिर के पास बैठी थी और उसे ध्यान से देख रही थी। उसने देखा कि इसके पास कोई समारोह नहीं हो रहा था। तो ये एक मामला या एक भूत या कोई भगवान है? क्या इस शहर में अभी भी भगवान में कोई विश्वास बचा है? उसने अपना फ़ोन फिर से उठाया और उसी ऐप का उपयोग करने का फैसला किया जिसका उपयोग उसने सुई के बारे में जानकारी ढूंढने के लिए किया था। इस छोटे मंदिर और 2 छोटी मूर्तियों की इस रचना की एक तस्वीर लेने के बाद उसने अपनी खोज शुरू की। जब इस मंदिर और सभी विवरणों के बारे में पूरी जानकारी उसकी स्क्रीन पर दिखाई दी तो उसे आश्चर्य नहीं हुआ कि ब्लैक गेट क्लब इसमें शामिल था। उसने ये भी देखा कि वे आंसुओं की देवी को पकड़ने के लिए विशेष कंटेनरों की तलाश कर रहे थे। ये कौन सा कार्यक्रम है? उसने इस कार्यक्रम को द मैट्रिक्स कहा। वो जानकारी निकालने में दुनिया में सबसे अच्छी है। लड़की ने भगवान लूडो के बारे में कभी नहीं सुना था, जो अब युवाओं के बीच बहुत लोकप्रिय है। और न केवल सुई ने विश्लेषण किया कि ये लड़की क्या कह रही थी, और उसने निष्कर्ष निकाला कि वो भी एक मिस्टिक है और कोई साधारण नहीं है। अगर वो भगवान लोआ और ब्लैक गेट क्लब के बारे में जानती है तो उसका पीछा किया जाना चाहिए। लेकिन सुई चिंतित था कि उसे आगे की जांच में दिलचस्पी थी। उसे क्या करना चाहिए? उसने पहले ही छोटे मंदिर को भिगोने और उसे फेंकने के बारे में सोच लिया था ताकि वो उसे फिर से न देखे। क्या ये संभव है कि वो भगवान लूडो को समझेगी और इस तरह उसके रहस्यमय कमरे में प्रवेश करेगी, जहां वो उसे उसका अनुसरण करने के लिए मनाने की कोशिश करेगा? लेकिन सबसे ज्यादा सुई को इसमें दिलचस्पी थी कि अगर वो उसे अंदर आने देता है तो क्या होगा, या क्या वो उसे धोखा दे पाएगा, क्योंकि वो एक असली मिस्टेक